नमस्कार आप सभी को। मैं मोनिका मौर्य, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय बबीना छावनी से हूँ। आज इस वीडियो के द्वारा हम रचना के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम वाक्य के बारे में जानेंगे। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक विचार पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, अतः कर्ता ही वाक्य में उद्देश्य होता है। यदि कर्ता के साथ उसका कोई विशेषण हो तो वह भी उद्देश्य के ही अंतर्गत आता है। विधेय कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब हम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। मेरा मित्र भुवन पुस्तकालय जाता है। मेरा मित्र भुवन, आप देख रहे हैं, मेरा मित्र भुवन करता है और मेरा मित्र विशेषण है, कर्ता का विशेषण है, अतः मेरा मित्र भुवन एक पूरा उद्देश्य है। पुस्तकालय जाता है, विधेय। हम रचना के आधार पर वाक्य भेद के बारे में जानेंगे। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे नेहा बहुत होशियार है, हम विद्यालय जाते हैं, परिश्रमी बालक सफल होते हैं। नेहा उद्देश्य बहुत होशियार है, एक विधेय। हम विद्यालय जाते हैं, हम एक उद्देश्य से विद्यालय जाते हैं, एक विधेय। परिश्रमी बालक एक उद्देश्य, सफल होते हैं, एक विधेय। संयुक्त वाक्य किस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य आपस में किसी संयोजक शब्द और, तथा, किंतु, परंतु, अथवा, नहीं तो या अथा आदि से जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम बाजार गया और सब्जियां लाया। वह चला तो था परंतु रास्ते से लौट गया। तुम जल्दी जाओ नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी। पहला उदाहरण देखिए, राम बाजार गया और हरी सब्जियां लाया। राम बाजार गया एक सरल वाक्य है, हरी सब्जियां लाया एक अन्य सरल वाक्य, और मध्य में देखिए और एक संयोजक शब्द है। वह चला तो था सरल वाक्य, परंतु यहाँ पे संयोग शब्द है, रास्ते से लौट गया अन्य सरल वाक्य है। तुम जल्दी जाओ एक सरल वाक्य है, नहीं तो यहाँ पे संयोग शब्द है, गाड़ी निकल जाएगी एक अन्य सरल वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में कम से कम दो जो वाक्य होते हैं वो सरल वाक्य होते हैं, इनका पूर्ण अर्थ निकलता है। मिश्र वाक्य देखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा कम से कम एक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी। गांधी जी ने कहा यह प्रधान उपवाक्य है कि सदा सत्य बोलो, यह आश्रित उपवाक्य है। जब मैं घर से निकला तब वर्षा हो रही थी, जब मैं घर से निकला प्रधान उपवाक्य, तब वर्षा हो रही थी आश्रित उपवाक्य। अब हम उपवाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे। उपवाक्य क्या होता है, इसके क्या भेद होते हैं। उपवाक्य के प्रकार। उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान उद्देश्य और प्रधान विधेय से बना हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वास्तव में यह सरल वाक्य होता है, यह अर्थ की दृष्टि से अपने पूर्ण होता है। आश्रित उपवाक्य जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है अर्थात अपूर्ण अर्थ देता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। आप देखिए, गांधी जी ने कहा प्रधान उपवाक्य है कि सदा सत्य बोलो। कि सदा सत्य बोलो यानी किसने कहा कि सदा सत्य बोलो, गांधी जी ने कहा, अतः ये किस पे निर्भर है, गांधी जी, प्रधान उपवाक्य पर। तो यहाँ पे गांधी जी ने कहा प्रधान उपवाक्य है और कि सदा सत्य बोलो आश्रित उपवाक्य है। हम आश्रित उपवाक्य के भेद जानेंगे। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य जब आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर होता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। यह कि योजक से आरंभ होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा नहीं। राम यहाँ पे संज्ञा है कि मैं, संज्ञा के स्थान पर क्या है, मैं पढ़ूंगा नहीं। तो ये कैसा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है कि मैं पढ़ूंगा नहीं, संज्ञा उपवाक्य। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा, गांधी जी यहाँ पे करता है उद्देश्य और सदा सत्य बोलो
कि सदा सत्य बोले है संज्ञा उपवाक है, आश्रित संज्ञा आश्रित उपवाक है। विशेषण उपवाक क्या होता है? जब कोई आश्रित उपवाक प्रधान उपवाक की किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाए तो उसे विशेषण उपवाक कहते हैं। विशेषण उपवाक का प्रारंभ प्रायः जो, जिसका, जिसकी, जिसकी आदि किसी शब्द से होता है। उदाहरण के लिए देखें, जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, उनका सभी आदर करती है प्रधान उपवाक है। उनका यानी किनका? जो विद्वान होते हैं तो उनका सभी आदर करते हैं, विशेषता बता रहा है जो विद्वान होते हैं उन सभी की विशेषता क्या है? विद्वान। तो जो विद्वान होते हैं विशेषण उपवाक है। अध्यापक उस विद्यार्थी को पुरस्कार देगा जो कक्षा में प्रथम आएगा। यहाँ देखिए आप, प्रधान उपवाक है, अध्यापक उस विद्यार्थी को पुरस्कार देगा। विद्यार्थी की विशेषता क्या है? जो कक्षा में प्रथम आएगा, अर्थात जो कक्षा में प्रथम आएगा यह विशेषण उपवाक है। क्रिया विशेषण उपवाक, जब कोई आश्रित उपवाक प्रधान उपवाक की क्रिया की विशेषता बतलाए तो उस उपवाक को क्रिया विशेषण उपवाक कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक के प्रायः यदि, जहाँ, जैसे, यद्यपि, क्योंकि, जब, तब आदि में से किसी सबसे शुरू होता है, यानी ये सारी सही शब्द लगे होते हैं। उदाहरण देखिए, यदि राम परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता है। यदि राम परिश्रम करता है क्रिया विशेषण उपवाक। जहाँ पानी बरसा वहाँ घास खूब हुई, जहाँ पानी बरसा है क्रिया विशेषण उपवाक। अब देखिए संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर। सरल वाक्य की पहचान क्या होती है? एक उद्देश्य, एक विधेय, एक क्रिया। जबकि संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में एक मूलभूत अंतर होता है, वह है कि संयुक्त वाक्य में उपवाक्य स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। संयुक्त वाक्य में जितने भी उपवाक्य होंगे, एक कम से कम दो उपवाक्य और जितने भी होंगे वो सब स्वतंत्र रहेंगे। ये सरल या पूर्ण वाक्य होते हैं, जैसे नीता पढ़ रही है किंतु जया खाना बना रही है। आप देखना ध्यान से, नीता पढ़ रही है एक सरल वाक्य है, पूर्ण अर्थ दे रहा है। जया खाना बना रही है पूर्ण वाक्य है, सरल वाक्य है। किंतु यहाँ पर क्या है? संयोजक शब्द। जबकि मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य स्वतंत्र नहीं रहता है बल्कि प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहता है। आश्रित उपवाक्य की विशेषता क्या है? पूर्ण अर्थ नहीं देता है, ना ही स्वतंत्र रहता है। जैसे मैं कामायनी पढ़ता हूँ, जो प्रसाद की रचना है। मैं कामायनी पढ़ता हूँ यह प्रधान उपवाक्य है, जो प्रसाद की रचना है। जो यानी कौन? कामायनी। जो प्रसाद की रचना एक अपूर्ण वाक्य है, आश्रित है। ये मैं कामायनी पढ़ता हूँ पर आश्रित है, अतः है अपूर्ण आश्रित वाक्य है। अब हम सरल वाक्य के उदाहरण देखेंगे। पहला, बहुत सा काम करना शेष है। वे रोज पार्क में घूमने जाते हैं। पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। कृपया सभी यहाँ आकर सुने। राम पार्क में खेलता है। वह भोजन करके विद्यालय जाता है। इन सभी वाक्यों में आप देखेंगे कि एक उद्देश्य और एक विधेय सरल वाक्य की पहचान है। संयुक्त वाक्य उदाहरण देखिए। अमर परीक्षा में असफल रहा क्योंकि वह पढ़ा नहीं। संयुक्त वाक्य की पहचान होती है कि इसमें जो जितनी वाक्य दो या दो से कम दो वाक्य होते हैं वो सरल वाक्य होते हैं, किसी पे आश्रित नहीं रहते हैं। अमर परीक्षा में असफल रहा, ऐसे हम अलग से लिख सकते हैं, यानी ये सरल वाक्य है। वह पढ़ा नहीं, यह भी सरल वाक्य है, हम इसे ये भी स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे संयुक्त शब्द है। भरत आया एक सरल वाक्य, रमन चला गया सरल वाक्य है, किंतु यहाँ पे संयुक्त शब्द अर्थात दो माफ कीजिएगा। नीता पढ़ रही है किंतु जया खाना बना रही है। नीता पढ़ रही है एक सरल वाक्य है, स्वतंत्र वाक्य है। जया खाना बना रही है ये भी स्वतंत्र वाक्य है और मध्य में इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का किंतु संयोजक शब्द है। घंटी बजी और छात्र बाहर आ गए। आकाश में बादल छाए और वर्षा होने लगी। आंधी आई और आकाश में धूल उड़ने लगी। अब मिश्र वाक्य उदाहरण देखें। मिश्र वाक्य उदाहरण, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। मिश्र वाक्य की पहचान होती है एक वाक्य प्रधान और दूसरा आश्रित होता है। प्रधान उपवाक्य को हम लिख सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं, स्वतंत्र लिख सकते हैं, जबकि आश्रित उपवाक्य को स्वतंत्र नहीं लिख सकते, अपूर्ण अर्थ देता है। क्योंकि गांधी जी ने कहा यह क्या है? प्रधान उपवाक्य है, स्वतंत्र है। कि सदा सत्य बोलो यह आश्रित उपवाक्य है। जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, उनका सभी आदर करते हैं, क्या है? प्रधान उपवाक्य है। जो विद्वान होते हैं यह आश्रित उपवाक्य है। यदि राम परिश्रम करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा। श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। मैं कामायनी पढ़ता हूँ, जो प्रसाद की रचना है। अब देखिए वाक्य रूपांतरण कैसे करते हैं। किसी बात को अनेक प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है।
इसलिए एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य के रूप में बदला जा सकता है। इस बात का ध्यान रहे कि रूपांतरण से वाक्य के अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हम किसी वाक्य को सरल वाक्य को संयुक्त से मिश्र से, और मिश्र वाक्य को सरल से सरल में, और संयुक्त वाक्य को सरल में बदल सकते हैं, लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रहे कि अर्थ में परिवर्तन ना हो, कोई भाव नहीं बदलना चाहिए। उदाहरण के लिए देखते हैं, हम एक तालिका देखते हैं। पहला सरल वाक्य पढ़ेंगे, परिश्रमी लोग सफल हो गए। इसका संयुक्त वाक्य है, परिश्रमी लोगों ने परिश्रम किया और सफल हो गए। मिश्र वाक्य, जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए। दूसरा उदाहरण देखते हैं, राधा नाचती गाती है। इसका संयुक्त वाक्य बनाएंगे, राधा नाचती और गाती है। देखिए यहाँ पे और सही शब्द जुड़ गया है, तो ये संयुक्त वाक्य बन गया है। मिश्र वाक्य है, जो नाचती गाती है वह राधा है, वह राधा है। विधानक वाक्य है, जो नाचती गाती है, जो यानी कौन, यानी ये क्या है, आश्रित वाक्य है, अपूर्ण दे रहा है। तीसरा, नेहा पढ़ लिख कर अधिकारी बनी। नेहा पढ़ी लिखी, संयुक्त वाक्य इसका, और अधिकारी बनी। मिश्र वाक्य है, जैसे ही नेहा पढ़ लिख गई वह अधिकारी बन गई। इसी प्रकार आप अन्य उदाहरण देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ध्यान से। आपने अभी तक रचना के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन किया है। उसके आधार पर आप बखूबी जान गए होंगे कि रचना के आधार पर वाक्य का भेद को हम कैसे पहचानें, उनका रूपांतरण कैसे करें। हमें इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। आपको बताना है सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य की, अथवा मिश्र वाक्य है। आशा है आपको इस वीडियो के माध्यम से रचना के आधार पर वाक्य भेद यह अध्याय अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।